व्यवस्था के विषय की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण भारतीय संविधान की विशेषताओं को देख लिया था। हमने उसमें पहले देखा संविधान क्या है, फिर संविधानवाद क्या है, फिर संविधान की विशेषताओं की ओर नजर मारी। तो हमने सबसे पहले देखा भारत की संसदीय व्यवस्था देखा, भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था देखा, भारत की संघात्मक व्यवस्था देखा, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक गुण जो उसमें परिलक्षित होते हैं उसको भी हमने देखा। उसके बाद शक्ति पृथक्करण सिद्धांत देखा, किस प्रकार शक्तियों का केंद्र से राज्य और राज्य से स्थानीय स्तर पर विभाजन रहता है, वो हमने देखा। और हम भारतीय संविधान की समस्त विशेषताओं को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे और इससे मेंस का क्वेश्चन बनता है। और मेंस के क्वेश्चन में वैरायटी देनी हो तो इसमें हम उस की पॉइंट की भी बात करेंगे कि इसको आप और इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अलग कैसे बना सकते हैं। तो आइए मैं हूं सागर दुबे, शुरू करते हैं राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था शुरू करने से पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं। पहले आप यदि पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले उन 2 वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने बेसिक कवर किया है और उसको देखेंगे तो इसका लिंक बहुत बढ़िया रहेगा। और आप सभी से एक अनुरोध और कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए नई नई चीज़ें लाने की सोचते हैं। तो हमारी कंटेंट टीम और हम लगातार मेहनत कर रहे हैं कि आपको बेटर से बेटर कंटेंट दिया जाए। तो उसके लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, इतना तो किया जा सकता है। आइए भारतीय संविधान की विशेषताएं हम देखते हैं और इसको होल सोल हम यहाँ पे पूरा कवर कर लेंगे। भारतीय संविधान की विशेषता में हम अगली विशेषता देखते हैं। तो अगली विशेषता में हम एकीकृत न्यायपालिका से उठाते हैं। एकीकृत न्यायपालिका और क्या विशेषताएं हो सकती है भारतीय संविधान की, पहले उस पर नजर मार लेते हैं, फिर एक एक चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे और इतनी सरल भाषा में करेंगे कि आपको समझ में आ जाए और आप जब मेंस लिखें तो बहुत आसानी से इसको कवर कर पाए। देखिए, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था देखेंगे। शक्ति प्रत्यायोजन सिद्धांत देख लीजिए। ये वही पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा दूसरों से अलग बनाते हैं। इस तरह की टर्म यदि आप बीच में लाते हैं तो ये थोड़ा सा अलग दिखता है। जब आप मेंस लिखेंगे तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा किफायती होंगे आपके लिए, देखते चलिएगा। शक्ति प्रत्यायोजन सिद्धांत देखा आपने, डीपीएसपी देख लिया, नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व के अलावा मूल अधिकार हम देखेंगे। मूल अधिकार के बाद भी कुछ चीजें हैं, हम मूल कर्तव्य देख लेंगे। मूल कर्तव्य के बाद भी कुछ चीजें हैं तो हम संघवाद की भावना देख लेंगे। देखिए, नए शब्द हैं जो कि हमें थोड़ा सा अलग बनाएंगे। संघवाद की भावना देख लेंगे, डीपीएसपी, एकीकृत न्यायपालिका, शक्ति प्रत्यायोजन, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, संघवाद की भावना, और सबसे महत्वपूर्ण होता है वोट देने का अधिकार, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और भी चीजें देख लेंगे संविधान में जो कि क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे संविधान का संशोधन और भी कुछ चीजें हैं, आधारभूत ढांचा। इतनी चीजें आप बना लीजिए क्योंकि ये आपके मेंस में बहुत काम आने वाला है। लिखते चलिए। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एकीकृत न्यायपालिका की। तो एकीकृत न्यायपालिका हम जानते हैं कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका का शीर्षस्थ स्तर जो है सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंडर में हाई कोर्ट है और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, फिर अधीनस्थ कोर्ट इसके अंतर्गत आ जाते हैं और ये स्थानीय स्तर पर जाकर ग्राम न्यायालय और ई कोर्ट में भी तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इन सब का पूरा जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, ये किसके ऊपर पास रहता है? ये सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ही इसकी सुप्रीम अथॉरिटी है, सर्वोच्च प्राधिकरण है इसका। तो एकीकृत न्यायपालिका हमारे भारत के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि हमें हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है। न्यायपालिका क्या करती है? मुख्यतः हमारे मौलिक अधिकार जो हैं उनकी भी सुरक्षा करता है और संविधान का स्थायित्व और संविधान की संरचना को भी बनाए रखता है। कहने का मतलब ये कि देखिए, संविधान की अवहेलना ना हो, इसलिए न्यायपालिका हमेशा दिशा निर्देश जारी करता रहता है
तो देखिए संविधान का भी संरक्षक इसीलिए कहलाता है। तो संविधान का संरक्षक और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। और एकीकृत न्यायपालिका इसलिए क्योंकि इन सभी जो छोटे छोटे न्यायालय से लेके राज्य न्यायालय तक है, इनकी शक्तियों का केंद्रीकरण कहाँ है? एक जगह है। मतलब इन सब पर नियंत्रण केवल एक का है, वो है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। तो ये रही एकीकृत न्यायपालिका जो आप उसमें डालेंगे। और इसके बारे में जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये संविधान की विशेषताएं हैं, इसलिए इसको इतना ही पढ़ते हैं जितना हम कंटेंट में डाल सकें। फिर उसके बाद बात करते हैं शक्ति प्रत्यायोजन सिद्धांत। ये एक नया टॉपिक है जो बहुत कम पढ़ने को आपको मिलेगा, लेकिन मैं इसलिए लाया हूं कि आप जाने शक्ति प्रत्यायोजन का सिद्धांत क्या है। क्या है शक्ति प्रत्यायोजन सिद्धांत? देखिए हमारी कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका कार्यान्वयन का काम करती है, जो विधियां जो नियम विधायिका बना देती है। न्यायपालिका क्या करती है? विधायिका के नियम बनाने के बाद और कार्यपालिका के कार्यान्वयन के बाद यदि उससे संविधान की अवहेलना होती है तो उसको निरस्त कर देता है, यानी उस पर नियंत्रण रखने का काम कहीं ना कहीं ये करता है। तो शक्ति प्रत्यायोजन के सिद्धांत ये कहता है कि पहली बात तो ये कि केंद्र इसमें आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों की अलग अलग शक्ति है, इनको अलग अलग अधिकार क्षेत्र दिया गया है। ये एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र पर हमला नहीं करेंगे। संवैधानिक उल्लंघन की स्थिति अलग है, लेकिन ये एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में कभी भी ओवरलैपिंग यानी अतिक्रमण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र अलग अलग है। और ये जो इनको शक्तियां मिली है, ये अपनी शक्तियां किसी को दे भी नहीं सकते हैं, अपने अधीनस्थ को नहीं दे सकते हैं। ये अपने यदि अधीनस्थ को ये शक्ति दे देते हैं तो ये कहलाता शक्ति प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि अपनी शक्तियां, शक्ति प्रत्यायोजन का मतलब होता है जो हमें शक्तियां मिली हैं, जो हमें अधिकार मिले हैं, अपने से नीचे वाले को दे देना और अपना काम करवा लेना उसी अधिकार उसी शक्ति के साथ। तो ये अवैधानिक है, संवैधानिक बिल्कुल नहीं है। इसलिए शक्ति प्रत्यायोजन सिद्धांत में प्रत्यायोजन निषेध है हमारे संविधान में कि आप अपनी शक्तियों को दूसरे के हवाले नहीं कर सकते हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में ये तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि 20 वर्ड का क्वेश्चन भी बनता है शक्ति प्रत्यायोजन सिद्धांत। देखिए क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं और हमें लगते हैं कि कितने नए क्वेश्चन हैं, तो फिर देखिए डीपीएसपी। आइए डीपीएसपी की हम बात करते हैं। डीपीएसपी का मतलब क्या? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। आइए हम मिटा लेते हैं ताकि कुछ चीजें आप नोट कर लें। हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हम हिंदी में नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। आप इसका यदि संविधान में जिक्र देखें तो आर्टिकल 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है। और ये करता क्या है? मुख्यतः ये करता क्या है? ये एक वेलफेयर सोसाइटी यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका मुख्य लक्ष्य। तो लिख लीजिए, लक्ष्य इसका क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। देखिए लोगों की क्या जरूरतें हैं उसको पूरा करने का जो कर्तव्य होता है वो राज्य का होता है। राज्य अपने संसाधन, भाई जैसी उसके पास उपलब्धता रहती है, यदि उसके पास खनिज संसाधन है तो उद्योगों का विस्तार करता है, और यदि कुछ आर्थिक जैसे टैक्सेशन से अच्छा पैसा प्राप्त हो रहा है तो नौकरियों का प्रबंध करता है। तो जैसे जिसके पास संसाधन है उस प्रकार की व्यवस्था प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों के लिए करता है। तो देखिए एक स्थिति की हम बात करते हैं। मान लीजिए ये एमपी है और मान लीजिए छत्तीसगढ़ है। मान लेता हूं एमपी में आर्थिक उन्नति ज्यादा है इस समय और यहाँ सीजी में आर्थिक उन्नति कम है। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ऐसा है नहीं, आर्थिक उन्नति कम है। मध्य प्रदेश क्या करता है? ज्यादा जॉब देता है। ज्यादा जॉब देता है तो लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं और पैसा आता है तो बहुत सारी नीतियां
जागरूक करता है, नीतियां लगाता है। तो नीतियां क्रियान्वित करने से क्या होता है, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों का भी विकास होता है। अब इन सब क्षेत्रों का विकास होता है, स्वास्थ्य का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा, तो लोगों में जागरूकता का भी विकास होना लाजमी है। तो यदि इतना शिक्षा स्वास्थ्य में विकास होगा तो तकनीक विस्तार भी होगा, तकनीक का विकास होगा। यदि तकनीक का विकास होगा तो औद्योगिक विकास भी होगा, और औद्योगिक विकास के साथ साथ कृषि की बेहतरीन व्यवस्था भी होगी, और कृषि की व्यवस्था के साथ साथ ये मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। वही बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए कि रिसोर्सेस तो हैं, है ना, रिसोर्सेस तो हैं, साधन हैं, लेकिन यहां पे साधन का उपयोग नहीं हो पा रहा, फैक्ट्री नहीं है, पर्याप्त रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो स्वास्थ्य व शिक्षा का अभाव है। स्वास्थ्य शिक्षा का यदि अभाव होगा तो देखिए लोगों के पास तरह तरह की समस्याएं होंगी, उन समस्याओं में कैसी कैसी समस्याएं आएंगी। तो देखिए पहली बात, लोगों के पास बचत नहीं होगा, निवेश करने की समस्या आएगी। तो देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये स्थिति की बात है कि किस राज्य की स्थिति कितनी मजबूत है और किस राज्य की स्थिति कितनी कमजोर है, उसके हिसाब से वो उसके हिसाब से वहां के नागरिकों की व्यवस्था करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ ये नहीं कह सकता है, छत्तीसगढ़ के नागरिक, छत्तीसगढ़ के जो नागरिक हैं वो ये कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश का विकास इतना हो रहा है, छत्तीसगढ़ का क्यों नहीं हो रहा है, और इसे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज, मतलब इस पे केस दायर कर सकते हैं। नागरिक छत्तीसगढ़ के ऊपर केस दायर कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए मध्य प्रदेश का इतना विकास हो रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ का विकास क्यों नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश जैसी सुविधाएं हमें भी चाहिए। छत्तीसगढ़ के जो नागरिक हैं यदि वो ऐसी मांग करने लगते हैं तो देखिए ये गलत है, ये गलत है। इसी के लिए डीपीएसपी बनाए गए हैं कि आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और संविधान में हर एक की व्यवस्था अलग अलग है, हर राज्य के संसाधन के हिसाब से वो अपना काम करता है। अब नीति निर्देशक तत्व की बात करें, यदि डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी का जो मुख्य लक्ष्य है, तो मुख्य लक्ष्य है अधिकतम कल्याण, अधिकतम कल्याण। लेकिन यदि वो अधिकतम कल्याण नहीं कर पा रहा है तो आप इसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं करा सकते हैं। ये न्याय योग्य नहीं है। ये टर्म है कुछ पॉलिटिक, न्याय योग्य न होना, प्रवर्तित न होना। कहने का मतलब क्या, आप इसके ऊपर केस दायर नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जवाब ले सकते हैं, लेकिन इस स्थिति के लिए आप यदि सोचे कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए डीपीएसपी पहले से ही अधिकतम कल्याण की भावना लेके चलता है, लेकिन यदि पूरा नहीं कर पाता है तो डीपीएसपी के ऊपर यानी राज्य के ऊपर किसी प्रकार का हम केस नहीं डाल सकते हैं, किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। तो डीपीएसपी, इसीलिए आप देखे होंगे कि डीपीएसपी और जब फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार की बात होती है तो इनकी प्रगति सकारात्मक होती है और इनकी प्रगति नकारात्मक होती है। नकारात्मक क्यों होती है मूल अधिकार की बात? तो मूल अधिकार हमेशा राज्य को कुछ ना कुछ करने से रोकते हैं। वो कहते हैं राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि मूल अधिकार का उल्लंघन कौन करेगा? जो उसका संरक्षक होगा, और प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों के मूल अधिकार का संरक्षक होता है। इसलिए मूल अधिकार पर जब भी आंच आता है तो मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार के आधार पे हम सरकार को या राज्य सरकार को चैलेंज करने लगते हैं कि आप ऐसा ना करें। लेकिन फिर भी यदि कुछ नीतियां ऐसी लागू होती हैं जो मूल अधिकार से टकराती हैं तो ध्यान रखिएगा वहां पे डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व को वरीयता दी जाती है, क्योंकि वो पहले से ही ध्यान दिया जाता है इस पे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। तो उस सीमा को ज्ञात कर लिया जाता है जहां तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, और उसी आधार पर
नीति निर्देशक तत्व लागू किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान की ये विशेषता है, इसलिए डीपीएसपी को ना आप प्रवर्तित करा सकते हैं, ये न्याय योग्य है। फिर बात करते हैं हम मूल अधिकार। मूल अधिकार की हम बात करते हैं। मूल अधिकार है क्या? मूल अधिकार क्या है? अधिकार से आप क्या समझते हैं? देखिए, कुछ भी करने की, कुछ काम करने की यदि आपको आजादी मिलती है, उसे अधिकार कहते हैं, उसे अधिकार कहते हैं। और ये आजादी नहीं मिलती तो कोई ना कोई उसकी सुरक्षा भी करता है, और ये सुरक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखिए, मूल अधिकार व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं। कहने का मतलब ये कि आप जो करना चाह रहे हैं स्वतंत्रता के साथ यदि कर पा रहे हैं तो आपके मूल अधिकारों का उपयोग है, लेकिन यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके मूल अधिकारों का हनन है। और इसके लिए हमारा न्यायालय बैठा है न्याय दिलाने के लिए। तो न्यायालय में न्याय दिलाने के लिए इधर सुप्रीम कोर्ट और राज्य में हाई कोर्ट बैठा है, और इसमें एक आर्टिकल का प्रयोग होता है, आर्टिकल 32 और 226, जिसमें रिट जारी की जाती है। रिट के बारे में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे आगे चल के, लेकिन आप जान लीजिए याचिका दायर की जाती है कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और मूल अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर विधियों को जांचा जाता है, परखा जाता है, और जहां पे मूल अधिकार के उल्लंघन के तत्व आते हैं उसको विधि शून्य कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। तो ये हमारे जो है संविधान की खूबसूरती है। मूल अधिकार वैसे कई प्रकार के हैं, जिसमें से हम कुछ देखते हैं। तो आप देखते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आप शोषण के विरुद्ध अधिकार देखते हैं, आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं, आप संस्कृति शिक्षा का अधिकार देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार देखते हैं, और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। कहने का मतलब ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो आर्टिकल 32 है। संवैधानिक जितने भी मूल अधिकार संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं, यदि उनका उल्लंघन होता है तो यही ये अनुच्छेद है जो मूल अधिकार के उल्लंघन पर दंड देता है। मूल अधिकार को संविधान में जो परिभाषित किया गया है उसकी रक्षा करता है, वो यही आर्टिकल है। इसलिए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बारे में हम बहुत डिटेल जाएंगे जब इसका टॉपिक शुरू होगा, इसलिए हम यहाँ नहीं खींच रहे हैं। केवल उतनी ही जानकारी ली जाए जितना सीधे सीधे आप समझ ही पाए। उसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए उसके बाद यदि हम बात करते हैं, मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य। देखिए, यदि आपको अधिकार दिए गए हैं और कर्तव्य न दिए जाएं तो आप दिशा से भटक सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आपको पढ़ने के लिए यदि बाहर भेजा गया है और यदि आपके ऊपर ये दायित्व न रहे कि आप पढ़ाई को 1 साल या 2 साल में कंप्लीट करके जॉब ले लेंगे, तो हो सकता है यदि आपको पर्याप्त समय दे दिया जाए, कहने का मतलब कोई कर्तव्य या कोई दायित्व न दिया जाए, तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे। इसलिए संविधान में भी इसी प्रकार की व्याख्या की गई है मूल कर्तव्य के मामले में कि यदि नागरिकों के कुछ अधिकार हैं, कुछ उन्हें स्वतंत्रता दी गई है, तो कुछ उन्हें कर्तव्य भी देने चाहिए। ऐसे 11 कर्तव्य हमारे संविधान में 11 कर्तव्य दिए गए हैं कि आप अपना काम संविधान के दायरे में करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे संविधान का उल्लंघन होता हो, देश विदेश में हमारी ख्याति जो है, हमारी ख्याति कम होती हो, या देश के अंदर आपके काम करने के तरीके से दंगे फसाद हो जाएं, तो इस तरह के लिए हमने 11 आदर्श कर्तव्यों को अपने संविधान में निहित किया है। और इसका श्रेय देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके लिए अनुच्छेद हम पढ़ते हैं 51 का या इंग्लिश में 51A पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत 11 दिए गए हैं कर्तव्य। ये 42वां संविधान संशोधन वही है जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसके अंतर्गत इतने संशोधन किए गए हैं कि आप छोटे छोटे देशों के देखें तो उतना तो कुल उनका संविधान है, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
और देखिए, ये जो संविधान संशोधन हुआ था और ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये एक समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसके अनुरोध पे ये मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। ये 1976 की ही बात है जब, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने यह कहा था कि केवल 8 मूल कर्तव्य ही जोड़े जाएं। तो 8 मूल कर्तव्य की इन्होंने बात की थी, लेकिन जोड़े गए 10, और उसके बाद 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को भी जोड़ दिया गया। तो ये मूल कर्तव्य इसमें जोड़ दिया गया और पूरे के पूरे कर्तव्य की एक श्रेणी बना दी गई, और आज हम उसे संविधान में क्रमबद्धता से देखते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे हम राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्र ध्वज का आदर करें, हमारी जो सामाजिक परंपरा है, हमारे जो समरसता के भाव है उसको बनाए रखें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, स्त्रियों का सम्मान करें, तकनीकी विस्तार करें, ज्ञानार्जन करें, ताकि हम उत्कर्ष की ओर बढ़ सके, और बच्चों के अधिकार को सुरक्षित करें, बच्चों को शिक्षा दें, है ना। शिक्षा के अधिकार भी इसमें निहित किए गए हैं। जो 11वां आर्टिकल है वो बच्चों के शिक्षा के अधिकार से ही संबंधित है। तो इस तरह के तत्वों का समावेश इसमें कर दिया गया है, इसीलिए हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। तो मूल कर्तव्य तो रहे ये, और मूल कर्तव्य और मूल अधिकार के संदर्भ में ये कहते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।